बजट आ गया, बजट हो गया, बजट आ गया। बेटा टीवी खोलो, फटाफट बजट देखना है। और बजट देखा तो जोर का झटका लगा धीरे से, और जोर का झटका धीरे से मुझे ही नहीं लगा, और किस किस को लगा? लगा रियल एस्टेट को, लगा स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट तो 1000 पॉइंट गिरनी शुरू हो गई, दनादन दनादन दनादन। और उससे जोर का झटका लगा मिडिल क्लास को। एक्स पे ट्रेंड कर रहा है टैक्स टेररिज्म। अरे भैया क्या हुआ? सोना सस्ता हो गया। सोना सस्ता हो गया तो क्या हुआ? टमाटर तो 250 ग्राम से ज्यादा मिडिल क्लास खरीद नहीं पा रही है, सोना क्या घंटा खरीदेगी? और बिहार को क्यों दे दिया 60,000 करोड़ रुपए? वहां तो पुल बनने से पहले, ब्रिज बनने से पहले ब्रिज गिर जाते हैं। तो आज भैया नीतीश भाई और नायडू साहब तो कर रहे हैं भंगड़ा, और राजस्थान और एमपी रो रहे हैं खून के आंसू, क्योंकि उनका तो जिक्र तक नहीं किया गया बजट में। और यही नहीं, आज याद आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने उस टाइम कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, मतलब इतिहास मेरे पे दया करेगा। और आज समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, और उनकी आज भाई मुझे तो बहुत याद आई। तो नमस्कार दोस्तों, मजाक एक तरफ, लेकिन आइए बजट को डीकोड करते हैं और आपको एक एक करके अच्छी तरह एनालिसिस करके बताता हूं कि निर्मला सीतारमण ने अपने पिटारे से ऐसा क्या क्या निकाला जिससे आपके लिए क्या फायदा, क्या नुकसान है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जॉब्स का क्या होगा, लोन्स का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, और हमारी वुमेन का क्या होगा, हमारी फीमेल पॉपुलेशन का क्या होगा, उनके लिए इस बजट में कुछ है कि नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं बजट का एनालिसिस बड़े सिंपल शब्दों में। तो सबसे पहला झटका लगा है रियल एस्टेट को। पहले होता था इंडेक्सेशन, जो बेनिफिट हटा दिया गया है। तब इंडेक्सेशन होता क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। मान लीजिए आपने आज से 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की, अब वो प्रॉपर्टी हो गई 1 करोड़ की, तो आपको 90 लाख पे टैक्स देना है क्या? इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये था कि 10 लाख की इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज की वैल्यू अगर 80 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया भैया? तो वो बेनिफिट अब हट गया। तो अब मैं आपको एक उदाहरण दे के बताता हूं। तो उदाहरण के तौर पे आपने 2015 में प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, आज उसकी कीमत है 1 करोड़ 80 लाख। तो अगर बजट के पहले आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके टैक्स देते तो आपकी कैलकुलेशन रहती ये, इंडेक्सेशन वैल्यू 1.5 करोड़, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख, तो कमाई हुई आपकी 30 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, 30 लाख पे 20% टैक्स माना आपने, 6 लाख टैक्स दिया। अब अगर बजट के बाद अगर यही प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख की बेच रहे हैं, 1 करोड़ की खरीदी थी, 80 लाख पे सीधा 12.5% टैक्स देंगे, वो हुआ 10 लाख रुपए। तो अब आपका टैक्स बढ़ गया उसी प्रॉपर्टी पे 4 लाख रुपए। पहला झटका ये। तो दूसरा झटका लगा स्टॉक मार्केट को, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट कल भी गिरी और आज भी गिरी। अब वो झटका क्या लगा भैया? झटका लगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ा के कर दिया 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा के 15 से कर दिया गया 20%, और जो टैक्स लगता है शेयर ट्रेडिंग के ऊपर उसको भी बढ़ा दिया गया, शेयर बायबैक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो मतलब ये कि जिन लोगों ने अपना कैरियर बनाया हुआ है फुल टाइम शेयर इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के लिए, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। और साथ ही शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा ना आए, क्योंकि 4 साल से बहुत लोगों ने कमा लिया, इसलिए अब ज्यादा कमाने की भाई जरूरत नहीं है। तो इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कम करो, बैंकों में एफडी डालो, क्योंकि बैंकों के पास आज एफडीआं है ही नहीं। लोग एसआईपी करा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, और 4 साल से सबने बहुत कमाया, और बैंकों के पास अगर एफडी नहीं होगी तो वो लोन कहां से देंगे? तो इसीलिए ये झटका शेयर मार्केट को लगाया गया कि भाई शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा कम आए, लोग ट्रेडिंग कम करें। वो कहते हैं ट्रेडिंग रिस्की है। अरे भाई रिस्की तो उनके लिए जिनको आती नहीं है, जिन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाया हुआ है, उनकी तो जिंदगी शेयर मार्केट से चल रही है। तो दूसरा झटका भैया लगा उनको। अब बताता हूं उसके अलावा और महंगा क्या हुआ है। टेलीकॉम प्रोडक्ट, अमोनियम नाइट्रेट, प्लास्टिक जो कि नॉन बायोग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट को खराब करता है। उसके साथ साथ सिगरेट तो भैया हर बार महंगी होती है, फ्लाइट्स को भी महंगा कर दिया गया है। तो ये सारी चीजों के दाम बढ़ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहले से ही कम महंगे हैं, उनके दाम भी थोड़े से बढ़ा दिए गए।
टेक्सटाइल, इंपोर्टेड बाइसिकल और खिलौनों के भाव बढ़ा दिए गए हैं। इंपोर्टेड चीजों के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि भैया मेक इन इंडिया जो देश में बन रहा है उसको कंज्यूम करो, इंपोर्ट ज्यादा मत करो। तो भैया सस्ता क्या हुआ? सस्ता हुआ सोना, चांदी और प्लैटिनम। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी गई है और सस्ता भी कर दिया गया है। सोना तो बहुत महंगा हो गया है तो शायद आपको सस्ता मिल जाए। अरे भाई वैसे भी सोने का जो भाव हो गया है, जैसा मैंने पहले बताया, 250 ग्राम टमाटर तो खरीद नहीं पा रहे हो तो सोना क्या खरीदोगे। तो उसके सस्ता करने का भाई ना कोई मिडिल क्लास को फायदा हुआ, ना आपको ना हमको, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला सोने के सस्ते होने का। हाँ, एक चीज अच्छी हुई है, जो कैंसर की दवाइयां हैं वो बड़ी महंगी आती थी भाई, कमर तोड़ उनके प्राइस थे, उनको सस्ता कर दिया गया, उनके ऊपर ड्यूटी 0 कर दी गई है। ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं स्वागत करता हूं, तारीफ काबिल है कि यहाँ पर कैंसर के अलावा और भी दवाइयां जो बहुत महंगी हैं, जो इंडिया में नहीं बनती है, बाहर से आती हैं, उनके ऊपर ड्यूटी भी बहुत है और महंगी भी बहुत है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल बहुत महंगी महंगी दवाइयां बेचते हैं यहाँ पर। उनको लिस्ट बना के मेरी सजेशन फाइनेंस मिनिस्टर को ये रहेगी कि अगली बार के बजट में या इस बजट में अगर कोई गुंजाइश बाद में निकलती है तो अमेंडमेंट करके वो वाली दवाइयों का भी भाव कम किया जाए, क्योंकि वो दवाइयां काफी लाइफ सेविंग होती हैं और गरीब लोगों की या मिडिल क्लास लोगों की वहां तक पहुंच ही नहीं होती उन दवाइयों तक। अब आते हैं भैया स्टूडेंट्स के लिए। 10 लाख का लोन आसान कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कंडीशन, शर्त यह है कि पढ़ाई देश में करनी होगी, विदेश जाके नहीं कर सकते। और विदेश वैसे भी कौन सा 10 लाख में पढ़ाई हो जाती है भाई, 1 से 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है विदेश पढ़ाई में, तो देश में पढ़ना पड़ेगा। और मेरा तो कहना यह भाई, लोन लेके पढ़ते ही क्यों हो, क्यों माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हो, या उसके बाद नौकरी कर करके लोन चुकाते रहोगे। उसके बजाय कोई हाई वैल्यू स्किल सीख लो, कुछ अच्छा कमा लोगे। आज मेरे दोस्तों के जितने बच्चे अपने कोडिंग सीख ली, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, अपने अपने बंगले बना दिए। तो ये भैया लंबी पढ़ाई छोड़ के, अगर आपके वो गोल का हिस्सा नहीं है कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और बहुत आगे तक जाना है, तो भैया ये लोन वोन के चक्कर में ना पड़ के कोई हाई वैल्यू स्किल सीख लो, कोडिंग सीख लो, ब्लॉकचेन सीख लो, एआई सीख लो। बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे, जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। अगर अपना धंधा करोगे तो बहुत जल्दी करोड़पति भी हो जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब भैया बात करते हैं टैक्स स्लैब की। तो टैक्स स्लैब में 2 तरीके के रिजिम चलते हैं, एक पुराने और एक नया। पुराने में तो कोई बदलाव किया गया, नए में थोड़ा सा बदलाव किया गया, जहां पे आपको कोई 17,000 रुपए के आसपास मिडिल क्लास को साल में टैक्स की बचत होगी। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 17,000 है भाई, उसी में चलो खुशी बना लो। तो मैं आपको बताता हूं कि 17,000 की कैसे बचत होगी और साथ में स्लैब क्या है। तो भैया 3 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं, 3 लाख के ऊपर 7 लाख तक 5% टैक्स दोगे, 7 से 10 लाख 10% दोगे, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से जो ऊपर है वो तो भैया 30% के ब्रैकेट में आ ही गया। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, वही ले दे के 17,500 रुपए की आपको बचत होगी। तो भैया यहाँ पर मिडिल क्लास को झटका लगा के उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब को कुछ बढ़ाया जाएगा, 5 लाख किया जाएगा, 7 लाख किया जाएगा, कुछ घटाया जाएगा। ऐसा भैया कुछ भी नहीं हुआ, ले दे के बहुत हुआ तो 17,500 का फायदा उठाओगे। और अगर अच्छी तनख्वाह पाते हो या अच्छा इनकम टैक्स भरते हो तो 30% के ब्रैकेट में तो तुम 15 लाख के बाद आ ही गए। अब भैया एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा एक एफर्ट किया गया है, जिसमें 5,000 रुपए की इंटर्नशिप मिलेगी 1 लाख बच्चों को तकरीबन, जहां पे वो फॉर्च्यून 500 में इंटर्नशिप लेते हैं और 5,000 रुपए का उनको इंटर्नशिप मिलेगा। देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कुछ नया सा है, ठीक से इंप्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। उसके अलावा एक और स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, तो जहां पर एम्प्लॉयर्स को स्ट्रांग बनाने की थोड़ी कोशिश की गई है, जिसमें फ्रेशर्स को 1 मंथ सैलरी देने की भी बात बजट में की गई है, जो कि 15,000 रुपए एम्प्लॉयर को दिए जाएंगे अगर वो फ्रेशर्स को एम्प्लॉय करते हैं। और ये मिलेगा उनको 3 किस्तों में, सीधा 15,000 नहीं मिल जाएगा भैया, 5,000 करके 3 बार में मिलेगा। उसके अलावा 2 लाख करोड़ का बजट में यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए एलोकेट किया गया। 1
करोड़ 48 लाख का बजट 20 लाख युवाओं को अपग्रेड करने के लिए दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस सारे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। नॉर्मली भैया पता तो लगता नहीं है पैसा जाता कहाँ है। अगर आपको इस तरीके का कोई पैसा मिला हो कभी तो बता देना, लेकिन अगर अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे यूथ का मुझे दिख रहा है। उसके अलावा एक और मुद्रा लोन जिसको 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि मुद्रा लोन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे लोग जो एमएसएमई हैं, छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, उनको मुद्रा लोन से काफी कई बार मदद मिली है और उससे बढ़ा के उन्होंने काम को बढ़ाया भी है। तो वो 10 लाख से 20 लाख किया गया। इसके लिए मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देना चाहूंगा। तो एमएसएमई के लिए एक तो मुद्रा लोन को 10 से 20 कर दिया गया। दूसरा टीडीएस को ये बहुत बढ़िया किया, 1% से घटा के 0.1% कर दिया, माना 1/10 कर दिया उसको। ये भी बहुत बढ़िया स्टेप है एमएसएमई के लिए। और देखते हैं एमएसएमई के लिए क्या दिया गया। तो भैया एमएसएमई के लिए तो मोटी मोटी ये 2 चीजें ही हैं, जहां पर टीडीएस को घटाया गया है और उसके साथ साथ मुद्रा लोन को 10 से 20 लाख। मेजर ये है, बाकी छोटे मोटे और भी कुछ बेनिफिट हैं जो अभी और क्लियर होंगे आगे चल के कि उनका किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। अब आता है भैया बिहार, अब आता है बिहार और आंध्र प्रदेश, क्योंकि उनकी सपोर्ट से सरकार चल रही है तो कुछ ना कुछ तो भैया उनको देना था। तो बिहार के लिए तो हो गई भैया आहा मूवमेंट, मतलब 60,000 करोड़ रुपए बिहार की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें नई सड़कें, नए पुल, एयरपोर्ट। तो भैया बिहार बनने जा रहा है जापान। तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट केंद्र से बिहार को मिल रही है और इसके चलते आंध्र प्रदेश को भी ऐसी ही सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपए से शुरू करके अब आगे के आगे और बढ़ाई जाएगी। तो ये 2 प्रदेश तो भैया बहुत तरक्की करने वाले हैं। और साथ में आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बन रही है अमरावती पे नजर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही हाईटेक और स्मार्ट सिटी आ रहा है। ये ड्रीम सिटी है चंद्रबाबू नायडू का। अगर आप वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें प्रॉपर्टी की, या वहां पर कोई बिजनेस खोलना चाहें, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अमरावती एक बहुत ही हाईटेक स्मार्ट सिटी और ड्रीम सिटी होने जा रहा है। बजट को लेके थोड़ी बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत सीरियस, क्या मिला मोटा मोटा, लेकिन एंड ऑफ द डे झटका तो झटका है, जो स्टॉक मार्केट को लगा है, मिडिल क्लास को लगा है और साथ में रियल एस्टेट को लगा है। थोड़े बहुत बेनिफिट जो इधर उधर के दिए गए हैं। ओवरऑल कोई बहुत इंप्रेसिव बजट नहीं है। जैसा हर साल होता है, जेब से निकाल के पैसा जेब में डाल दिया जाता है, वैसा ही कुछ बजट है। कोई ऐसा कुछ नहीं है जो बजट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाते थे। मैं कोई उनका बहुत बड़ा वो फैन नहीं हूं, ना ही उस पार्टी से मुझे कुछ लेना देना है, लेकिन वो एक समझदार फाइनेंस के मामले में एक समझदार फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक समझदार प्राइम मिनिस्टर भी थे। अच्छे बजट उन दिनों आया करते थे। बहुत कुछ लाइसेंस राज को हटा के आज जो देश की इकोनॉमी खुली हुई है, देश विदेश से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने उस टाइम में बिजनेस किया है। बाहर जाने के लिए हमें $8 मिलते थे और उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट करते तो एक ब्लैंकेट परमिट मिलता था। बहुत सारा लाइसेंस राज था हर चीज। आज फिर भी बिजनेस करने की बहुत आसानी है। तो मैं फिर भी सैल्यूट करता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, क्योंकि मिशन है मेरा हर घर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इस देश को आगे ले जाएगा, वही वॉरियर है, वही जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और साथ में सुख और समृद्धि, अगर हर घर एंटरप्रेन्योर रहेगा। नमस्ते।